नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट जसवंत पाठक। मुझे जीएस एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं और आज एक टॉपिक जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है भारत देश के लिए आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होने के लिए भी जरूरी है कि इन सारी चीजों को जानने के बाद में भारत देश के कुछ ऐसे पहलुओं को और कुछ ऐसे मूलभूत ढांचों को हम बदल सकते हैं और बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही कम टाइम लूंगा आपसे मैं और जल्दी से जल्दी जो है डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। लेकिन इतना महत्वपूर्ण है और मेरे बताने के बाद में आप पीसीएस, सिविल सर्विसेज और जितने भी जगहों पर आरओ एआरओ का जो मेंस होता है, इन सारे जगहों पर अगर एस्से आता है इस चीज पे तो आप इसको बाइफरकेट करके इसको कोड कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैं नाम लेना चाहूंगा उसका। इस टॉपिक का नाम है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, हम सभी इस वाक्य से परिचित हैं। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप हिंदी में देख रहे होंगे या इंग्लिश में देख रहे होंगे, नाम है इसका समान नागरिक संहिता और यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे किसी आप स्कूल में जाते हैं, वहां पे एक यूनिफॉर्म क्यों चलाया जाता है? इसलिए चलाया जाता है कि वहां उस स्कूल में विद्यार्थियों के अंदर एक रूपता बनी रहे और एक समानता बनी रहे। इसीलिए यूनिफॉर्म का एक जो है मतलब निकाला गया और एक ड्रेस कोड दिया गया। इसी तरह अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी तक भारत में इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, जैसे बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। इनके अंतर्गत क्या होता है कि इन लोगों के आपसी मतभेद इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अपने अपने धर्म के आचरण और प्रचार का जो है मुद्दा उठाना इन लोगों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। इसीलिए भारत में समान नागरिक संहिता की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं अपने जो है दृष्टिकोण में या फिर आपके भी मैं माध्यम से अगर इस प्लेटफॉर्म पे मैं कहना चाह रहा हूं, यानी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना महत्वपूर्ण है कि जिससे जो है, जैसे कि भारत में प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट जरूरी था, उसी तरह समान नागरिक संहिता भी जरूरी है। देखते हैं समान नागरिक संहिता क्या होती है। पहले तो हम जानेंगे कि समान नागरिक संहिता आया कहां से और इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। जब भारत के संविधान में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोड़ी गई, यानी भारत के संविधान में भारत के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। भारत के नीति निर्देशक तत्व, भारत के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया और भारत के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 में इस प्रावधान को वर्णित किया गया। यानी आर्टिकल 44, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सबसे पहले ये दो चीजें जानते हैं कि समान नागरिक संहिता सबसे पहली तो वो भारत के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। दूसरा है कि अनुच्छेद 44 में ये वर्णित है, यानी अनुच्छेद 44 में ये वर्णित है। अब देखो, जैसे कि समान नागरिक जो संहिता होती है, इसको लागू करने के लिए भारत में दो तीन गुट आपस में जो है खड़े हो जाते हैं। जैसे ही लागू इसका जो है लागू किया जाता है, उसी टाइम पे बहुत सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई या फिर जैन है, विशेष तौर से जो मुस्लिम समुदाय है, उसको इस चीज का डर रहता है कि अगर भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या फिर ट्रिपल तलाक है या फिर जो है अभी देखो जो है बहुत सारे महिलाओं को मस्जिद में जाना अवैध है, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए विशेष तौर से मुस्लिम जो समुदाय है वो इसको लागू होने के लिए जो है एक अपने लिए जो है डर महसूस करता है, इसीलिए इसको लागू होने देना नहीं चाहता है। तो कुल मिला के समान नागरिक संहिता जो है, ये पहली चीज तो
इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। संगीता कितने प्रकार की होती है, पहले ये देखेंगे हम। संगीता अगर बात की जाए तो संगीता दो प्रकार की होती है। पहली आपराधिक संगीता, आपराधिक संगीता, और दूसरी आपकी होती है, दूसरी आपकी जो होती है वो होती है नागरिक संहिता। ठीक है, आपराधिक संहिता और नागरिक संहिता। आपराधिक संहिता में क्या आता है, आपराधिक संहिता में जैसे हम सभी जानते हैं आईपीसी आती है, इंडियन पीनल कोड आती है। ठीक है, यानी इसमें आता है आईपीसी वगैरह जो 1860 में लागू की गई थी, यानी जो है औपनिवेशिक भारत में लागू की गई थी आईपीसी। और आईपीसी का थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो आईपीसी क्या है, आईपीसी अपराधों के लिए एक दंड के प्रावधान का जो है इसमें किया गया है। आईपीसी क्या है, दंड के प्रावधान को वर्णित किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर आईपीसी से कोई मतलब नहीं, आईपीसी की चर्चा हम बाद के उसमें लेक्चर में कर लेंगे। अभी हम पढ़ेंगे नागरिक संहिता। अभी क्या हम पढ़ेंगे, नागरिक संहिता, जिसमें नागरिक संहिता में सबसे पहली चीज तो है समान नागरिक संहिता। ठीक, इसके बाद में इसी में आपका आता है गोद लेना, भी इसी में शामिल है, गोद लेना भी इसी में शामिल है। दूसरी चीज क्या है, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार। ये चार पांच चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला तो है विवाह, पहला है विवाह, दूसरा है आपका उत्तराधिकार, तीसरा है आपका गोद लेना, और चौथा है आपका तलाक। यानी आईपीसी जो है वो तो जो है इसके दंड के प्रावधानों के बात में इसके बारे में बात करती है, लेकिन जो समान नागरिक संहिता है ये तीन चार चीजों पे विशेष तौर से बात करती है। सबसे पहला है आपका गोद लेना, तलाक, उत्तराधिकार, विवाह, और ये तीन चार चीजें जो है इस पे वर्णित है। तो कुल मिला के अगर कोई इंसान किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसका एक प्रोसेस है। दूसरा क्या है, विवाह। विवाह देखते हैं, अगर हिंदुओं के उसमें देखें, हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हिंदू में एक ही विवाह को माना जाता है। बहुत साल पहले की अगर बात करें तो ऐसे राजा महाराजा भी थे जो तीन चार रानियों को रखते थे। चाहे वो आप उदय प्रताप सिंह को देख लो, या फिर जो है आप देख लो राजा दशरथ को देख लो। तो कुल मिला के ऐसा नहीं, हिंदुओं में भी था, बहु विवाह का प्रचलन हिंदुओं में भी था। लेकिन समय आने पर, आधुनिकीकरण होने पर धीरे धीरे हम लोगों में इंप्रूवमेंट आया, हिंदुओं में इंप्रूवमेंट आया इस चीज का कि उन्होंने बहु विवाह को निषेध कर दिया, यानी बहु विवाह को वैलिड नहीं माना। लेकिन मुस्लिम में अभी भी चार शादी करने का एक प्रावधान है। तो इस तरह कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती है उनके फंडामेंटल राइट्स का सीधे सीधे तौर पे वायलेशन है, यानी उनका जो है क्या है, उनके अधिकारों का हनन होता है। तलाक की बात करें तलाक में आप देखे होंगे हिंदुओं, मैं यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को कंपेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग जाने मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं, या मेरा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है कि मैं उनको उनके जो है चीजों को मैं ठेस पहुंचाऊं। लेकिन जहां तक अभी भी मुस्लिम समुदाय पिछड़ापन में जी रहा है, उसको थोड़ा सा आधुनिकीकरण की तरफ जो है उसको मूव होना चाहिए। तो कहने का मतलब हो गया कि ट्रिपल तलाक आप देखेंगे मुस्लिमों में ट्रिपल तलाक होता है, जैसा कि तलाके बिद्दत, तलाके सुन्नत। तलाके बिद्दत का मुद्दा अभी आया था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड कर दिया। ठीक है, फिर तलाके सुन्नत को ही, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के टाइम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में जो है इनके प्रावधानों को और हदीस में इन प्रावधानों को बताया गया है, ठीक है, कि तलाके जो सुन्नत है वही वैलिड मानी जाएगी, जिसके लिए एक टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन उसी में हिंदुओं को अगर देखा जाए तो हिंदुओं में तलाक का प्रोसेस बहुत लंबा है, यानी इतनी जल्दी आप डिवोर्स नहीं दे सकते हैं। और डिवोर्स देना तो अलग बात है, उसके लिए सोचना भी गुनाह है। आज के टाइम पे महिलाएं इतनी ज्यादा अवेयर हो गई कि दहेज प्रथा जैसे जो है उसको लागू कर देती हैं, तो उसमें झेल जाते हैं। लेकिन मुस्लिम में ऐसा कुछ नहीं, अगर उनको तलाक लेना है तो 3 महीने के अंदर उनका तलाक 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 कह के उनका हो जाता है।
इसीलिए समान नागरिक संहिता जो थी वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। और समान नागरिक संहिता जो कि डीपीएसपी में है, भारत के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल की गई है। और भारत का नीति निर्देशक तत्व ये कहता है कि इसके प्रावधान मूलभूत तो हैं, लेकिन इसके प्रावधान मूलभूत हैं, लेकिन इसको जो है जरूरी नहीं है कि इसको जो है किया जाए, इसको लागू ही किया जाए, इसको फोर्स में लाया जाए। जैसा कि मौलिक अधिकार मूलभूत के साथ साथ उत्तरदायी भी है, रिस्पॉन्सिबल भी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यायालय को है कि उसकी संरक्षा, उसकी सुरक्षा की जाए और उसको लागू किया जाए। लेकिन भारत के नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत है, यानी जरूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार उनको जो है फोर्सफुली लागू कराए। ठीक है, इसीलिए समान नागरिक संहिता अभी तक टाइम लग रहा है उसको लागू करने में। और आर्टिकल 44 के डीपीएसपी में समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है। तो आप लोग समझ गए समान नागरिक संहिता होने के बाद में क्या होगा। जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो ये सारी चीजें सबके लिए एक समान हो जाएगी, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, सबके लिए विवाह का भी एक प्रावधान रहेगा। यानी आप बहुविवाह नहीं कर सकते, एक ही विवाह आपके लिए होगा। और तलाक का भी एक जो सीन बनता है वो भी एक ही तरह से होगा, डिवोर्स का एक ही प्रोसेस होगा, गोद लेना एक ही प्रोसेस होगा, और उत्तराधिकार इसका भी प्रोसेस एक ही होगा, एक ही तरह से होगा। जो हिंदू का होगा वही मुस्लिम का, वही सिख का, वही ईसाई, वही जैन, वही चारों पांचों का होगा। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता अगर आपको लिखने के लिए आता है तो ये मौलिक भी है और ये जरूरी भी है भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ गए। जैसे कि अभी देखो सबरीमाला केस था एक, सबरीमाला जो कि एक जो है केरल का एक वो पड़ता है जहां पर महिलाओं को जो है जाना वर्जित था। तो ये सारे मुद्दे आप देखते हैं, वहां पर महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया। अब ये एक तरह से देखो, इसके जो विपक्ष में देते हैं, उनके विपक्ष में देने का क्या है, विपक्ष में जो वोटिंग होती है वो कहते हैं कि आर्टिकल 25 का वायलेशन है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। ठीक, और 29 का भी वायलेशन मानते हैं। तो यानी इन मुद्दों को ही सुप्रीम कोर्ट में जो है उछालते हैं और कहते हैं कि समान नागरिक संहिता जो है खास तौर से मुस्लिम समुदाय, आप लोग जो है इनको देखते हैं, ओवैसी वगैरह को देखते होंगे, ये लोग क्या चाहते हैं कि ये लोग ये चाहते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा बने रहें, बाकी जो निचले हैं, निचले स्तर पे काम कर रहे हैं, वो आधुनिकीकरण उनके अंदर ना हो पाए, वो अवेयर ना हो पाए, वो जागरूक ना हो पाए। और दूसरी चीज क्या है कि इसको लागू कराने के लिए सबसे पहले हमें जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है कि नागरिक संहिता कितनी जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है, इसको लागू करने के लिए हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है। ठीक है, वोट बैंक अपना नहीं बनाना है, वोट बैंक मजबूत नहीं करना है। तो इन 3-4 जो है पैरामीटर्स पे हम समान नागरिक संहिता को आसानी से लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समान नागरिक संहिता का छोटा सा विवरण है, आप इसको समझ लीजिए, आप इसको जान लीजिए। ठीक है, बाकी जब हम पॉलिटी की कक्षा लेंगे तो समान नागरिक संहिता बहुत डिटेल में, बहुत ब्रीफ में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।